हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है एवरीडेज हीरोज में, जहां लोग आम होते हैं पर कहानी असाधारण। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जिनकी पहचान सिर्फ एक राजनीतिक पद नहीं बल्कि लगन, सेवा और जमीनी काम है। 47 वर्ष की आयु में जहां बहुत से लोग अभी भी दिशा ढूंढ रहे हैं, वही ये पिछले 21 सालों से जनता के दिल की धड़कन के साथ जुड़े हुए हैं। आइए मिलते हैं श्री अनुज पाटकर जी से। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था, आपने 16 या 17 साल की उम्र में राजनीति चालू करी जी, उसके बारे में कुछ बताएं। बस ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में मेरे नाना जी का बड़ा प्रभाव था। जी। वो ट्रेड यूनियन के लीडर हुआ करते थे और मेरा उनसे बड़ा जुड़ाव रहा, उन्हीं के सानिध्य में पलना पोसना सब हुआ। तो छोटी उम्र में मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोगों के संपर्क में आ गया था। तो फिर जिस उम्र में लोगों को क्रिकेट का शौक होता है और दूसरे खेल कूदों का होता है, मुझे राजनीति का लग गया, तो छात्र राजनीति में आ गया। कम उम्र से ही उसमें आया। तो आपकी एजुकेशन मैंने सुना आपने इंजीनियरिंग करी है, जी, आपकी स्टडीज से रिलेटेड कुछ किस्से? मैंने मेरी प्राथमिक शिक्षा तो रावणवाड़ा खास आराधना कॉन्वेंट में हुई। उसके बाद चांदा मेटा के गवर्नमेंट स्कूल में मैंने 11th पढ़ा। उसके बाद पॉलिटेक्निक आ गया खिरसाड़ू, मेरे घर के पास था। खिरसाड़ू में अध्ययन करते करते तो विद्यार्थी परिषद की राजनीति, फिर ये रहा कि संगठन ने तय किया कि मुझे 1 साल संगठन को देना है। तो फिर अंतिम वर्ष जो था मेरा पॉलिटेक्निक का, तो फिर मैंने दमोह ट्रांसफ़र लिया और दमोह से फाइनल ईयर किया, साथ में विद्यार्थी परिषद का काम किया। फिर बाद में प्राइवेट नौकरी करते रहे, तो फिर पार्ट टाइम फिर बीए किया। आपने दमोह में आरएसएस के संघ में भी रह के पढ़ाई करी है? हाँ, मैं संघ कार्यालय में रह के काम करता था, चूँकि विद्यार्थी परिषद काम के लिए निकला था। तो मैं दमोह तो मैं गया ही पहली बार था। तो गया तो संघ कार्यालय में रहना हुआ, और वास्तव में संघ क्या है उसका परिचय भी पहली बार दमोह से ही हुआ। कुछ हमें बताएं संघ के बारे में, किस तरीके से वहां पे शुरुआत, मतलब सुबह से शाम की दिनचर्या कैसी रहती है संघ में? देखिए, मैं तो संघ कार्यालय में रहता था। कार्यालय में रहने वाले विद्यार्थी की दिनचर्या और एक सामान्य स्वयंसेवक की दिनचर्या, दोनों में अंतर है। कार्यालयों में जो लोग रहते हैं वो अविवाहित लोग होते हैं, चाहे हमारा कोई प्रचारक हो या कोई विद्यार्थी विस्तारक हो। तो सुबह उठना, संघ की शाखा जाना, अपने काम स्वयं करना और अनुशासन के साथ जीवन यापन करना। घर में रहने वाला जो विवाहित स्वयंसेवक है, उसके भी संघ का प्रभाव उसके जीवन में आता है। और ये प्रभाव संघ वास्तव में करता है, ये व्यक्ति निर्माण का काम है। जब एक संघ जिस ध्येय के साथ काम कर रहा है कि समग्र विकास राष्ट्र का होना चाहिए, देश भारतवर्ष फिर से विश्वगुरु बन जाए और समाज एक सभ्य समाज का निर्माण हो, तो व्यक्ति व्यक्ति से समाज का निर्माण होना है। तो मूल यह है कि व्यक्तियों में परिवर्तन आ जाए, तो जो चीजें अच्छी होती हैं वो स्वयंसेवक में आ जाए, इसी के लिए संघ काम करता है। तो प्रातःकाल जल्दी उठना। जैसे संघ से जुड़ी कोई एक ऐसी सीख जो आपको लगा हो कि नहीं, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हुआ हो आपके उसमें, या सोच का एक टर्निंग पॉइंट आया हो आपका? देखिए, संघ से जुड़ना ही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मैं जब विद्यार्थी परिषद के काम में था, तब तक मैं संघ को बहुत बेहतर नहीं जानता था। मैं ये जानता था कि हमारा मातृ संगठन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पर मैं जब दमोह गया और संघ कार्यालय में रहा, वहां पे रह के अध्ययन किया और विद्यार्थी परिषद का काम किया, पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने का वहां से मुझे मौका मिला जी। और वास्तव में आज अगर जीवन में, समाज जीवन में हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि संघ का ही प्रभाव है। एक मेरा निजी सवाल है इसमें आपसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी आरएसएस बैन करने की बात करती है, जबकि जैसे आपने बताया कि वो चीज तो अच्छी चीजों के लिए किया जाता है, तो उसको बैन करने के लिए क्यों बात करते हैं? देखिए, क्या है, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल की बात करते हैं जी, ठीक। उनको पता है कि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। संघ ने कभी ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करना है।
संघ ने कहा कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में जो राजनीतिक दल काम करेगा उसको हमारा समर्थन है। अब विरोधी दलों के पास में दो रास्ते हैं, या तो राष्ट्रवादी विचारधारा को अपना लें या फिर राष्ट्रवादी विचारधारा का विरोध करें। तो वो अपनाने में उनको शायद हिचक होती होगी, क्योंकि अंग्रेजों की दास्तां का बड़ा प्रभाव है। मैं अगर कांग्रेस की बात करूं, एक मैंने किसी का पढ़ा था, उसने बोला अगर बोले मोदी जी आके ये बोल दे कि आपको शौच के बाद में 2 बार हाथ धोना पड़ता है, वो उसका भी विरोध करने को तैयार हो जाएंगे। हाँ, हमने कई उदाहरण देखे हैं ऐसे। अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया है तो उसका विरोध करना ही तो है, अंधानुकरण करते हुए उसका विरोध करना है। कि हमने बोला कोरोना में, मोदी जी ने जब कहा कि कोरोना में आज हम सब लोग ताली बजाएंगे, उन वीरों के लिए बजा रहे थे जो कि वैसे संकट के काल में जो नर्सिंग स्टाफ, जो डॉक्टर्स, जो नगर पालिका नगर निगम के निचले कर्मचारी, ये सब लोग जब अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी प्राणों की रक्षा करने के लिए लगे हुए थे, तो देश के प्रधान होने के नाते कोविड वॉरियर्स कहा था उन्होंने। मोदी जी ने कहा कि हम आज शाम को इतने बजे सब लोग ताली बजाकर इन सबका अभिनंदन करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ जान बचाने का जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ताली उन लोगों ने नहीं बजाई कि मोदी जी ने कहा है, तो बाकी चीजों में तो करेंगे। कई तो इसलिए कचड़ा करते हैं कि मोदी जी ने बोला कि देश को स्वच्छ रखना है। ये वाली बात भी मानता हूं मैं आपकी। जी। भैया, आपके दिन की शुरुआत कैसे रहती है? व्यस्तम। वास्तव में राजनीति अब पार्ट टाइम नहीं बची है, फुल टाइम जॉब है। व्यवसाय के रूप में मैं ठेकेदारी का काम करता हूं। ओके। ये भी पार्ट टाइम काम नहीं है, ये भी फुल टाइम है। ये भी फुल टाइम काम है। मुझे जानने वाले जानते हैं बहुत अच्छे से कि पिछले 3 वर्षों से मैं श्रीमती जी का स्वास्थ्य कुछ ज्यादा खराब रहता है। उनकी जिम्मेदारी भी वो भी उठाना, ही है। तो ये भी पार्ट टाइम नहीं है। पहले ये होता था कि परिवार की और बच्चों की, माता पिता की सारी जिम्मेदारियों में पत्नी हाथ बटा लेती थी जी। अब वो जो हाथ बटाती थी उस काम को भी करना और उनका भी काम करना, तो इसलिए जीवन बड़ा व्यस्त जा रहा है। पर इसमें भी आनंद है। ईश्वर ने जो हमारे हिस्से तय किया है वो उसको आनंद पूर्वक निभाते चले जा रहे हैं। भैया, अगर आपके दोस्त, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि अगर किसी आपके दोस्त से मैं पूछूं कि आपके बारे में वो एक लाइन में या एक वर्ड में अगर आपको डिफाइन करना चाहे, तो किस शब्द में वो आपको डिफाइन करेंगे? मेरे मित्रों का मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव रहा जी, बचपन से ही। तो अब वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में वो तो वही बताएंगे। पर अगर आप मुझसे ये पूछें कि वो मुझे कैसा जानना चाहेंगे, तो मैं ऐसे कोशिश भी करता हूं, करता आया हूं, और भगवान इतना सक्षम बना के रखे कि ऐसी कोशिश में लगातार करता रहूं। तो वो मुझे जब जाने तो इस नाते जाने कि जिस समय उनको मेरी आवश्यकता थी मैं उनके साथ खड़ा था। भैया, जैसे आपने बताया कि राजनीति में भी आपको मतलब पूरा टाइम देना पड़ रहा है, काम में भी आपको पूरा टाइम देना है, तो परिवार इसमें आपको कहाँ सपोर्ट करता है? किस जगह आपको लगता है कि मेरा परिवार मेरे लिए खड़ा है? मेरे परिवार में मेरे माताजी, पिताजी भी शिक्षक थे, माताजी शिक्षिका थी। मेरे नानाजी और मेरी माताजी का बड़ा प्रभाव रहा। मैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं भाषण अच्छा कर लेता हूँ, तो ये वाक्पटुता तो माताजी से आई। उन्होंने सिखाया था जब मैं छोटा था। जी। आज जब ये संघर्ष का समय चल रहा है तो परिवार का साथ नहीं होता तो शायद टूट जाते हैं। मेरे बड़े भाई साहब, जो कि अब ईश्वर की कृपा है कि व्यवसाय भी थोड़ा ठीक स्थिति में है, तो अब जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ने के कारण से व्यवसाय भी पीछे ना रह जाए, तो बड़े भाई साहब रीजनल मैनेजर थे आईसीआईसीआई बैंक में। ओके। उन्होंने उस नौकरी को छोड़ा क्योंकि परिवार को जरूरत है। जी। तो परिवार कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा, यही ताकत है। और इस ताकत के कारण ही आज हम खड़े हैं, और ईश्वर की कृपा से परिवार भी उन्नति के शिखर पे आ रहा है। मैं थोड़ा छिंदवाड़ा और परासिया की बात करनी थी आपसे। आज आपको क्या लगता है कि छिंदवाड़ा और परासिया में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? मैं अगर परासिया की बात करूं, जी, वास्तव में युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार का उपलब्ध होना
और बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में कमी है। मध्य प्रदेश में पॉलिटेक्निक खिरसाडो बड़ा वो माना हुआ पॉलिटेक्निक हुआ करता था। मध्य प्रदेश में सिर्फ खिरसाडो में और छत्तीसगढ़ में जब एक थे, 2 जगह माइनिंग की ब्रांच हुआ करती थी, उसमें से खिरसाडो था। वो बड़ी उसमें प्रयास भी किए गए कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और माइनिंग का इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए था। तो शिक्षा के उच्च संस्थानों ये कमी को मैं महसूस करता हूँ। दूसरा, पिछले कई वर्षों से ये जो रोजगार का संकट आया है स्थानीय स्तर पर, इस दिशा में ठीक ठीक काम होना चाहिए। जैसे भैया आपने रोजगार का बोला, जितना मेरी जानकारी है परासिया बेल्ट मेनली WCL के ऊपर डिपेंड है। जी बिल्कुल। और पिछले कुछ सालों से 8 माइंस बंद हो चुकी हैं वहां की। तो क्या ये किसी राजनीति के कारण माइंस बंद हुई हैं? ना, देखिए, कोयला एक सीमित संसाधन है जी। अगर इस जगह पर कोयला आज है, वो कुछ वर्षों तक जब हम उसमें माइनिंग करेंगे तो वो खाली होने वाला है। बिल्कुल। अब जब वहां से कोयला निकल गया है तो स्वाभाविक है कि वो माइंस बंद होंगी। 8 अभी बंद हुई है पिछले कुछ वर्षों में, जी, है ना। पिछले बहुत वर्षों को मिलाकर 8 बंद हुई है। उसके पहले जाएंगे तो और बहुत सारी थी जो बंद हुई है, बट अभी भी मैंने पर कुछ चालू भी हुई है। जी, जैसे मैंने कुछ ट्रांसपोर्टर से बात करी, उनका कहना यह है कि जो माइंस बंद हैं अभी भी उसमें 4-4, 5-5 लाख मैट्रिक टन कोयला अवेलेबल है। इस मामले में देखिए क्या होता है, बहुत सारे रेगुलेटरीज काम करती है जी। सिर्फ कोयला निकालना सरकार सिर्फ लाभ की दृष्टि से काम नहीं करेगी। बिल्कुल। सुरक्षा भी एक मुद्दा होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन कारणों से कोल माइन से बंद होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने सोच लिया कि अब कल से खदान को बंद करना है। एक लंबी प्रोसीजर चलती है, सारे श्रमिक संगठनों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी खदान को बंद करना है। बीच में ऐसा लगा कि घाटे के कारण से कुछ खदानें बंद की जा रही हैं, तो आपने देखा होगा कि तात्कालिक समय में माननीय प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं लोकसभा चुनाव के पहले की बात कर रहा हूँ जी, जिन 2 खदानों के बंद होने का मुद्दा आया था कि महादेवपुरी खदान और एक हमारे यहाँ पे गणपति माइंस, ये और मुहारी, ये 3 कन्हान की मुहारी, ये 3 खदानों को ये घाटे में जा रही हैं इसलिए बंद कर रहे थे। कोयले की उपलब्धता थी जी, पर उच्च स्तरीय प्रयास हुए इसमें। तात्कालिक कोयला मंत्री जी ने भी इस संबंध में फिर हस्तक्षेप किया और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें इंटरेस्ट लिया था और वो खदानों को बंद करने का निर्णय सरकार ने वापस लिया था। तो इस दिशा में ठीक ठीक प्रयास हो रहे हैं और नई खदानें भी खुल रही हैं। हम देखते हैं शारदा माइंस अभी खुली, हम देख रहे हैं कि धनकसा में उत्पादन चालू हो गया है, तो नई खदानें भी आ रही हैं। पर इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ये सही बात है कि वास्तव में जब हम छोटे थे, मेरा तो जन्म रानवाड़ा खास में हुआ जी, मेरे नाना जी कोल माइंस के लिए ट्रेड यूनियन के बड़े लीडर हुआ करते थे, तो घर में बड़े बड़े मीटिंग्स हुआ करती थी, तो बचपन से देखता आ रहा हूं मैं। पहले खनन होता था लेबर्स से, बड़ी मात्रा में श्रम लगता था, मानव श्रम जी। टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी, धीरे धीरे मशीनीकरण होने लगा। हम जब छोटे थे तब ओपन कास्ट होती नहीं थी, अब ओपन कास्ट होने लगी। ओपन कास्ट से जल्दी खदानें खुलती हैं, जल्दी कोयला निकलता है, जल्दी बंद होती है। बिल्कुल। तो अब चूंकि मानव श्रम कम लगता है, मशीनीकरण ज्यादा हो गया है, इसलिए पहले ये होता था कि लोग ज्यादा थे माइंस वर्कर्स, अब तेजी से वो संख्या घट रही है और वो घटने के कारण ही वहां की अर्थव्यवस्था पे भी आता है। तो भैया ये भी चीज तो होगी कि जो माइंस बंद हो रही हैं वहां के कर्मचारियों को भी फिर शिफ्ट किया जाता होगा दूसरी जगह। हाँ, करना पड़ेगा। बंद खदान में कब तक मजदूरों को रखेगा? पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हम सिर्फ कोल माइंस ही क्यों चलाते हैं। मैं तो मतलब बीच में जब कोयला मंत्री थे, कोयला राज्य मंत्री थे प्रहलाद पटेल जी, उस समय भी मैं BMS ऑफिस में उनके साथ यही चर्चा किया था कि मैंने कहा मेरे अंदर एक कौतूहल है कि हम सिर्फ कोयला खदानों को ही क्यों चलाते हैं। हम ये तो चला रहे हैं, साथ में कोयला आधारित उद्योगों की स्थापना क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। कोयले पे आधारित उद्योग, कोल वासरी बने यहाँ पर, हार्ड कोक, सॉफ्ट कोक बने यहाँ पर,
ऐसे कोयला आधारित अगर उद्योग धंधे लगेंगे तो नए रोजगार भी जनरेट होंगे और हमारा क्षेत्र विकास करेगा। वास्तव में सिर्फ कोयला उत्पादन पे डिपेंड रह के कोयलांचल उन्नति करता जाएगा, ये कल्पना बेकार है। एक समय के बाद में कोयला बंद ही होगा प्रोडक्शन। हाँ, क्योंकि ये सीमित साधन है जी। तो जब ये तो इससे संबंधित उद्योग लगे या हम दूसरी दिशा में भी काम करें। जैसे मैं परासिया विधानसभा की बात करूं, परासिया विधानसभा का हमारा उमरेठ मोरडोंगरी का पूरा बेल्ट जो कि इधर गांगीवाड़ा से चालू हो जाता है जी, ये सब्जी के उत्पादन में आज बड़ा नाम है। हाँ, वो पूरा एग्रीकल्चर हाँ, एरिया से और पूरे किसान उन्नत किसान हो गए वहां के, खेती उन्नत हो रही है। मतलब हल्दीराम, पेप्सिको, मैक्केन ऐसी 7 से 8 कंपनियां 4-4, 5-5 हजार एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रही है, आलू की, मटर की। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, पर इससे संबंधित उद्योग लगने चाहिए। क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग संबंधित काम हो रहा है यहां पर, ये होने चाहिए। क्षेत्र इसी से बढ़ेगा। किसान ने तो अपना उत्पादन कर लिया, अब आज हमारे यहाँ की सब्जी कानपुर जा रही है, रोज गाड़ियां आती हैं, कानपुर के खरीदार आते हैं, नागपुर जाती है, नागपुर खरीदार आते हैं, इंदौर भोपाल की मंडियों के लोग आते हैं, वहां की गाड़ियां आती हैं, उसमें लोड होकर जाती है। किसान के लिए हमने आज भी सब्जी मंडी नहीं बना पाए हैं, तो ये सब्जी मंडी उमरेठ में स्थापित होनी चाहिए जी। ऐसे ही तो क्षेत्र बढ़ेगा, इसी से इसका ट्रांसपोर्टेशन पे भी इफेक्ट बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा नहीं तो ये सब चीजें होनी चाहिए। ये कुछ समस्याएं हैं जिन पे काम होने चाहिए। भैया मैंने ये सुना है कि जैसे WCL के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छे रहते हैं, फैसिलिटीज रहती हैं, बट उसका स्तर धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है। इसमें क्या? जी, मैं वही आप बोल रहे थे कि होते हैं जी, मैं उसमें वही सुधार करना चाह रहा था कि होते थे जी। एक समय था जब बड़कुई और जुन्नारदो, कन्हान एरिया का जुन्नारदो का हॉस्पिटल और पेंच एरिया का बड़कुई हॉस्पिटल, 22 से 23 डॉक्टर, 25 डॉक्टर इतने होते थे। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिनका इलाज नहीं हो सकता था। ऐसी मशीनें होती थी जो नागपुर में भी जो मशीनें नहीं थी इलाज के लिए, वो यहाँ हुआ करती थी। धीरे धीरे लेबर्स कम होते गए, मैन पावर घटता गया। मैन पावर घटता गया तो उतने मरीज नहीं बचे, क्योंकि ये WCL के कर्मचारियों के लिए भर्ती है जी, सिविल के लोगों के लिए नहीं। WCL के एम्प्लॉइज के लिए था। अब एम्प्लॉइज कम होते गए तो वो स्टाफ बड़ा लगने लगा, तो धीरे धीरे वो स्टाफ कम होता गया। अब WCL प्राइवेट सेक्टर से उनके साथ मिलकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नागपुर में पहुंचाकर उनका इलाज कराती है। पर इसमें मेरा सवाल है जी, जितना पैसा हम CSR के फंड का इनके इलाज में नागपुर के प्राइवेट अस्पतालों में खर्च करते हैं, वो यहाँ के जो बड़कुई का हॉस्पिटल था उसके स्थापना वैसे कई गुना ज्यादा है। उसको वहां पे तो हम इसको वजन क्यों मान रहे हैं? जी, अपने घर के बच्चों को पालो, हम पड़ोस में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये अस्पतालों को, पर इसमें एक बहुत अच्छी बात हुई, कोयला मंत्रालय ने निर्णय लिया 6 महीने पहले, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, कोयला मंत्रालय ने, कि इन अस्पतालों में अब हर व्यक्ति का इलाज होगा। डिमांड थी हमारी बहुत। मतलब अब जनरल भी जाके वहां पे करा सकता है। अब कोई भी करा सकता है। इसका लाभ मिल रहा है। अब वहां पर पहले जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। जी, जैसे हॉस्पिटल की बात हो रही है, छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज आया, बिल्डिंग बन गई, बट अभी भी काम कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पे। उसमें मुख्यमंत्री जी ने डेडलाइन फिक्स करके गए अभी। ये जो आपकी चिंता है वो शायद मुख्यमंत्री जी की भी चिंता रही होगी जी, इसीलिए उन्होंने डेडलाइन फिक्स करके ये अगले 3 महीने में इसको चालू करना है। 3 महीने में चालू होगा और तेजी से काम चालू है। भैया आपके बारे में मैंने सुना आपके होप फाउंडेशन है, हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। राजनीति में काम करते थे। देखो, राजनीतिक दल में काम करते हुए बहुत सारी प्रतिबद्धताएं होती हैं। जो अनुशासन और जो एक अनुशासन की लाइन राजनीतिक दल तय करता है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। समाज में बहुत कुछ चीजें ऐसी, अब फिर हम जब राजनीतिक दल के कारण से समाज में कुछ दूसरे प्रकार का काम करना चाहते हैं समाज के लेवल में, तो फिर हम अगर राजनीतिक दल के माध्यम से करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों के साथ प्रत्यक्ष नहीं जुड़ते हैं, वो टूटते थे।
अन्य दलों में काम कर रहे हैं अच्छे लोग भी, वो भी नहीं जोड़ सकते थे। तो इसलिए फिर हम कुछ युवाओं का समूह था परासिया का, जिनने तय किया कि एक ऐसे संगठन को करें। तो वो फाउंडेशन का उदय वहाँ से होता है। तो हमने उसमें ये तय किया था कि हमने प्रारंभिक तौर पर क्या करें। तो समाज में हमने उसमें कोई बहुत बड़े काम अभी तक कर नहीं पाए हैं, क्योंकि करने के लिए बड़ा ग्राउंड तो हमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का है ही, तो इसके माध्यम से करते ही रहते हैं। तो वो फाउंडेशन से हमने 3 चीज़ें चालू करी थी। एक तो हमने किया था भारत माता उत्सव। बीच में फिर लगातार मैं 4-5 साल बाहर रहा तो वो क्रम टूटा, पर मैं चाहता हूँ कि फिर से वो उसमें नई पीढ़ी को सौंपा जाए उस काम को और वो चालू करें। भारत माता उत्सव का कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे हम गणेश जी का 7 दिन का उत्सव बनाते हैं, गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं, सुबह शाम उनकी आरती करते हैं जी। और पूरा समाज मिलके उसमें एकजुट होकर काम करता है। हम नवरात्रों में माता जी की स्थापना करते हैं, 9 दिन बढ़िया धार्मिक वातावरण, सुबह शाम से पूरा समाज मिलके उस पंडाल में इकट्ठा होता है। सामूहिक का एहसास कराने वाली चीज होती है और हम सब लोग कहीं बंधे हुए हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। तो हमने कहा भारत माता की भी स्थापना होनी चाहिए। तो हमने 5 दिन भारत माता की मूर्ति की स्थापना करके हमने इसको 3 साल तक लगातार किया था। सुबह की आरती में एक स्कूल के बच्चे, शाम की आरती में कोई एक सामाजिक संगठन, ऐसा, और इनके अलावा फिर सारे लोग ऐसे आमंत्रित करके, और भारत माता की आरती होगी, भारत माता की स्थापना और सारे हिंदू रीति रिवाज से उनकी पूजा पाठ, और फिर उसमें रोज सांस्कृतिक आयोजन करना अलग प्रकार का। एक ये कार्यक्रम लिया था फाउंडेशन में। दूसरा कार्यक्रम लिया था हमने कि भारतीय संस्कृति के खेल, कबड्डी, खो खो, मलखम्ब, ऐसे खेल, इनमें जो विदेशी संस्कृति के खेल हैं और भारतीय संस्कृति के खेल हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। बिल्कुल, ये अपने यहाँ के ज्यादा फिजिकल रहते हैं। इसके अलावा भी एक अंतर बड़ा है। भारतीय संस्कृति के किसी भी खेल को खेलने के लिए आपको 1 भी रुपए की कोई सामग्री खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप कबड्डी खेलोगे आपको कुछ नहीं खरीदना है, आप कुश्ती खेलोगे आपको कुछ नहीं खरीदना है, आप खो खो खेलोगे आपको कुछ नहीं खरीदना है, आप गिल्ली डंडा खेलो आपको कुछ नहीं खरीदना है। पर आपको टेनिस खेलना है तो कुछ खरीदना है, आपको क्रिकेट खेलना है तो कुछ खरीदना है, आपको वॉलीबॉल खेलना है तो कुछ खरीदना है, आपको कैरम खेलना है तो कुछ खरीदना है, आपको शतरंज खेलना है तो खरीदना है। इसमें कोई चीज भारतीय संस्कृति के खेलों का की प्रतियोगिता एक ये। फिर हमारे ट्राइबल्स के बहुत सारे लोक नृत्य हैं जी, उनको समाज में सम्मानजनक तरीके से प्रतिष्ठापित करना, तो उनके लोक नृत्यों की प्रतियोगिता। तो ऐसी कुछ चीजें हमने उसमें करी थी। तीसरा, हमने एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन वो फाउंडेशन से आयोजित करते थे, जो कि लगातार चलता रहा। पिछले 3 साल से भर क्रम टूटा उसका। बड़े गर्व की बात है कि परासिया में भारतीय कवि सम्मेलनों के मंच के ऐसा कोई नाम नहीं है बड़ा जो ना आया हो। मैंने सुना उसमें अपने कुमार विश्वास को भी बुलवाया। कुमार विश्वास जी 2 बार आए और बड़े मन से आते हैं। अगर आज भी बुलाया जाएगा तो बड़े मन से आएंगे, उनका मन है। सुरेंद्र शर्मा जी आए, डॉक्टर हरिओम पवार आए, जितने बड़े नाम होंगे आपको जो भी जहन में आते होंगे, हर वो नाम हो फाउंडेशन कवि सम्मेलन में आया। भैया, आपने राजनीति में तकरीबन आपको 18-20 साल हो रहे हैं। शुरुआती दौर में आपको क्या क्या दिक्कतें आई इसमें? नहीं, जब शुरू करे थे तो कोई दिक्कतें नहीं थी ना हमको राजनीति समझती थी, ना लोग हमको राजनीतिक समझ रहे थे, तो दिक्कतें नहीं थी बहुत आसानी से चलता था सब कुछ। दिक्कतों की शुरुआत वहां से होती है जब राजनीति समझने लग जाए और लोग हमको राजनीतिक समझने लग जाए, तब से दिक्कतों की शुरुआत होती है। तो कुछ नहीं है, तो बाधाएं आती हैं, आए घरे पिले की घोर घटाएं। आज के समय में क्या दिक्कत आती है? हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज की डेट में क्या दिक्कत आती है सबसे बड़ी? देखिए, कुनवा जब बड़ा होता है ना, बोलते हैं 4 बर्तन होते तो खटखटाने लगते हैं। अब लोग ज्यादा हो गए हैं और राजनीति में सब कुछ होता है।
प्रपंच भी रचे जाएंगे। आपके पक्ष के लोग होंगे तो विपक्ष के लोग भी होंगे, तो वो सब कुछ होता है, वो दिक्कत है। मायने इसके हैं कि आपको इन सारी चीजों से फर्क कितना पड़ता है। तो मैं इसमें राजनीति में अगर आलोचनाएं मिलती हैं ना, मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि वो मुझे निखार रही हैं। और जब विरोध होता है तो मैं बड़ा खुश होता हूं, क्योंकि विरोध भी उसी का होता है जो कुछ कर रहा है। बिल्कुल। राजनीति में अंदरूनी तौर पे भी गुटबाजी होती है। हाँ, होती है। उससे नुकसान ही होता है। है। मेरी समझ है कि उसमें फायदा तो नहीं होता किसी का। हाँ, नहीं होता। फिर गुटबाजी क्यों करते हैं लोग? लेकिन नकारात्मक चीज बड़ी आकर्षक होती है। अच्छी चीज तो मतलब ललायित नहीं करती है, तो ये बुराई है। और मैंने जैसा कहा कि राजनीति है तो सब कुछ होगा, तो गुटबाजी होगी ही। कौन करता है और क्यों करता है, सबके कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर गुटबाजी है और थी और रहेगी, क्योंकि लोग हैं। जब कम रहते हैं ना, तब नहीं थी। जब तो ऐसे कह सकता हूं भैया कि ज्यादा लोग हैं तो विचारधाराओं में मतभेद है, इसके कारण गुटबाजी हो जाती है। हाँ, कुछ हो सकता है कि देखो क्या होता है कि किसी दल से अगर हम जुड़े हैं और उसके विचार से जुड़े हैं जी, तो हमारे अंदर गुटबाजी नाम की चीज नहीं आएगी। पर विचार नहीं है और हम व्यक्ति से जुड़ गए हैं, यही तो गुटबाजी की जन्मस्थली बनता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमने तो नारा दिया ना, पार्टी ने नारा दिया कि हर घर भाजपा जी, और हम भी झंडा लेकर चले, हर घर भाजपा। अब हर घर ही भाजपा करना है तो हम ही तो आमंत्रित कर लाए हैं ना। सही बात है। तो ऐसा होता है कि अगर हम विचारों से जुड़ रहे हैं, विचार हमेशा पवित्र होते हैं, उससे जुड़ा हो जाएगा तो आपके मन में गुटबाजी, बाकी जितनी नकारात्मक चीजें हैं राजनीति की, वो कुछ भी नहीं होंगी। विचारों की बजाय व्यक्तियों से जुड़ोगे, व्यक्ति तो गलतियों का पुलिंदा है, तो उसकी गलतियां भी आप अंगीकार करते चलोगे। पार्षद पद में आप हैं, पार्षद पद में किन किन चीजों की जिम्मेदारी रहती है जो जनता ये जाने कि पार्षद को ये काम की जिम्मेदारी दी गई है? बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, जनता से सीधे जुड़ाव का पद है जी। राजनीति में मैं मतलब चूंकि सांसद जी से भी निकटता रही, संगठनात्मक राजनीति में लंबे समय रहा, सिसोदिया से भी अच्छे संबंध, और कई चुनाव पार्षदों के लड़ाए, नगर पालिकाओं के लड़ाए, और विधानसभा में भी संयोजक रहा। विधानसभा का किसी एक तो विधायक का चुनाव भी लड़ाया, अन्य जिलों और अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लिए। पर जितना सीधा संवाद पार्षद का जनता से होता है ना, उतने बड़े पद होते होते वो संवाद कम होता जाता है। तो शासकीय योजनाओं को सीधा लाभान्वित करवाने का काम पार्षद कर सकता है, और यही उसका काम है। भैया, आप पिछले 15 साल से छिंदवाड़ा जिले के उसमें कार्यकालीन में थे, बट इस बार आपको पोस्ट नहीं दी गई, क्या कारण? मैं 15 सालों से 3 कार्यकारिणियों में जिले में लगातार मंत्री रहा जी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार जब मंत्री रहा तो एक ही कक्षा में फेल हो गया हूँगा, तो फिर से उसी कक्षा में पढ़ने को मिला। फिर मैंने काम अच्छा नहीं किया होऊंगा तो फिर मेरे को उसी कक्षा में पढ़ने के लिए फिर जिला मंत्री बनाया गया जी। तो एक ही क्लास में 3-3 बार काम किया। तो संगठन समग्र देखता है। हो सकता है कि मुझसे बेहतर नाम जिला अध्यक्ष जी को आए होंगे। हमारे यहाँ एक व्यक्ति तो निर्णय करता नहीं, बिल्कुल, और किसी एक मापदंड पर निर्णय नहीं होते। मैं जितना समझ पाया हूं, भाजपा में एक तो सामूहिक निर्णय होते हैं, दूसरा पद किसको मिलना है। तो एक उसको जिसने अच्छा काम कर दिया उसको पद मिलना चाहिए, एक उसको भी पद मिलता है जिसमें ये संभावनाएं देखी जाती कि अच्छा कर सकता है जी। हो सकता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं इन दोनों मापदंडों पे खरा नहीं उतरा हूंगा,
या पार्टी ने कोई और भूमिका मेरे लिए तय कर रखी होगी। ना हम उनसे पूछते हैं, ना हम पूछने गए थे कि हमको कुछ बना रहे, ना उन्होंने नहीं बनाया तो कोई द्वेष भाव। ये भी हो सकता है कि भाई पार्टी ने और कुछ सोच रखा होगा। वहां हम कार्यकर्ता भाव से काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता भाव यही है कि मेरे हिस्से जो काम आएगा उसको मैं पूर्णता करूंगा। तो आज भी पार्टी अलग अलग जगह प्रभारी बनाकर भेजती है, जिस दिन जो काम बताती है मैं करता हूं, आगे भी जो बताएगी करूंगा। और कार्यकर्ता भाव है और यही हमारी खुशी का कारण भी है। संघ की जो विचारधारा है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है, ऐसा लोगों का मानना है, इसमें आपकी क्या सोच है? नहीं, ये किसने कहा आपको कई लोग कि संघ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है? न्यूज चैनल्स में मैं सुनता रहता हूँ, लोग बोलते रहते हैं ये सब चीजें। नहीं, मैं जितना समझ पाया, हालांकि मैं आज भी संघ को समझ रहा हूं, क्योंकि संघ है इतना विराट और मुझे नहीं लगता कि मैं अंतिम सांस तक भी संघ को समझ पाऊंगा। पर जितना मैं समझ पाया, संघ हिंदू राष्ट्र के लिए काम नहीं कर रहा। संघ भारत को परम वैभव के शिखर पर पुनः आसीन करने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए काम कर रहा है। दूसरा, हमारा भारतवर्ष समर्थ हो, शक्तिशाली हो, इसमें निवास करने वाला एक एक व्यक्ति वो अनुशासित हो, वो संस्कारवान हो, व्यक्ति जो हो वो ईश्वरीय तुल्य हो जाए, ऐसा व्यक्तित्व निर्माण हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। मैंने एक बार संघ के हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं, नाम नहीं लूंगा, उनसे बहुत साल पुरानी बात है जो मुझे आज भी याद है। मैंने उनसे पूछा था कि मैं संघ का स्वयंसेवक, इस नाते मुस्लिमों को लेकर मेरी क्या सोच होनी चाहिए। उन्होंने जो जवाब दिया था वो आज भी याद है और अक्षर सा याद है। प्लीज बताइए। उन्होंने मुझसे कहा कि संघ किस लिए काम कर रहा है? मैं व्यक्ति निर्माण के लिए, संस्कारवादी आदर्श समाज बने, इसके लिए देश विश्वगुरु बने, भारत माता पुनः परम वैभव के शिखर पे आसीन हो, इन लक्ष्यों के लिए काम कर रहा। तो बोले हिंदू राष्ट्र के लिए तो नहीं कर रहा ना? कहा नहीं। कहा ये सब हो जाएगा तो वैसे ही अपने आप में वैसा हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना वो साकार होती है। तो बोले जब हम इसके लिए काम कर रहे हैं कि भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक वैसा सोचे कि भारत माता मेरी माता, और माँ के सम्मान के लिए क्या क्या करना चाहिए। माँ को स्वच्छ रखना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, घर में गीता रामायण सबका पाठ होना चाहिए, आदर्शवादी अगर गांव है तो गांव आदर्श गांव हो जाए, शहर है तो शहर आदर्श शहर हो जाए। ऐसे ही करके तो राष्ट्र का निर्माण होगा ना। तो इसमें मुस्लिम इस भारतवर्ष में इतनी बड़ी संख्या में है, ब्यूरोक्रेसी में है, सेना में है, समाज में है, व्यापार में है। तो इन सारे लोगों को एक तरफ करके क्या इस कल्पना को साकार किया जा सकता है क्या? मैंने कहा नहीं किया जा सकता। तो बोले हाँ, वो भी हम जैसा इस देश के लिए सोच रहे हैं वैसा ही सोचने लग जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो भी सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। पर हाँ, ये अलग बात है कि हमारे काम करने की शैली जो है वो हिंदुत्ववादी शैली है। बिल्कुल, क्योंकि पूरे विश्व में हिंदुत्व की संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करती है। इसके अलावा किसी भी कोई भी संस्कृति ये परिकल्पना नहीं करती। बिल्कुल। तो या तो विधर्मियों के लिए गलत बातें होंगी, तो सब हमारे भाई हैं, सर्वे हिंदू सहोदरा, तो हम सब भाई हैं। ये संस्कृति हिंदुत्व में भर है, इसलिए उस संस्कृति के साथ मिलके इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत सही बात बोले भैया आपने। मुझे ये जानना है भैया, ये जिस तरीके से राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? चिंतनीय और बहुत चिंता का विषय है। मेरे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, भोपाल में बहुत दिनों बाद उनसे भेंट हुई थी। तो मैंने उनसे चर्चा यूं ही कर रहा था, तो देश भर की चर्चा हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि पर एक बात तो है कि कानून का काम, कानून व्यवस्था ठीक हुई है। एक समय था छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, इधर पे चले जाओ तो
बड़े बड़े नाम सुनने में आते थे, सब अपने अपने क्षेत्र के वो हुआ करते थे माफिया। यूपी बिहार था ही फेमस इसके लिए। पिछले कुछ वर्षों में कानून ने अपना काम तो किया, बिल्कुल। और ये सब बंद हो गए। हम देखते थे कि भाई छोटी छोटी जगहों में भी सबके क्षेत्र बटे हुए थे, छोटे छोटे गुंडे हुआ करते थे जी। हम बचपने में देखते थे तो हमारे यहाँ भी बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, जो कि कालांतर में जाके सबकी हत्याएं हुई, समाप्त हुए। पर अब ऐसा नहीं बोला जाता कि ये शिवपुरी पट्टी का फला गुंडा है, ये न्यूटन पट्टी का फला गुंडा है। तो ये सब चीजें समाप्त हुई। उनने चिंता व्यक्त करी है, जिस ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। उन्होंने कहा कि देखो, पहले राजनीतिक दलों से, राजनीतिक लोगों से गुंडे जुड़ते थे जी। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती थी। बिल्कुल। एक गलती हुई पिछले कई वर्षों में कि अब गुंडे नेता बनने लगे। इसलिए तो वो जो शकील जैसे लोग ये उत्तर प्रदेश में ये सांसद बन जाते हैं, बहुत सारे लोग इसलिए तो विधायक बन जाते हैं गुंडे। तो राजनीति में अपराधीकरण चिंता का विषय तो है और नहीं होना चाहिए। जिनकी फोटो थाने में लगी रहना चाहिए वो राजनीतिक दलों की होर्डिंगों में दिखते हैं तो पीड़ा तो होती है। वो तकलीफ वाली बात है। हाँ, वो और देश का भविष्य उनके हाथ में है। समाज जो है इस चीज को नोटिस करता है जी। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता के मद में या फिर किसी भी मद में आके भले इस बात को इग्नोर कर दे, पर समाज इसको नोटिस करता है। और एक बात बड़ी अच्छी है कि लोग कहते हैं कि किसी नेता के 4 साल 364 दिन होते हैं, पर 365वां दिन जो होता है वो जनता का होता है। बिल्कुल। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जब मैं सोचता हूँ तब मुझे लगता है कि अपन तो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता क्या चाहती वो होना चाहिए। और जनता असामाजिक तत्वों को राजनीतिक के पदों में नहीं देखना चाहती है, और ये सब दलों में है जी। मतलब मुझे इस बात में कोई हर्ज नहीं कि मेरे भी दल में है, पर ठीक होना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। ऐसे लोगों का जिनका, मैंने कहा ना एक लाइन में, जिनकी फोटो थाने में लगी रहनी चाहिए वो होर्डिंग में नहीं होना चाहिए। भैया, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ समाज सेवा के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाया हो और इसी तरीके के कोई उपद्रवी हो जिन्होंने आपको परेशान किया हो कि उस काम को नहीं करने दिया गया हो या उसमें बाधा डाली हो? नहीं, ईश्वर कृपा से ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। हाँ, बहुत कुछ ऐसा है जो करना चाहते हैं, अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। शायद सब ईश्वर तय करता है किसकी भूमिका कहाँ होनी चाहिए। अगर कोई अच्छी भूमिका में जिम्मेदारी मिलेगी तो और अच्छा कर पाएंगे। छिंदवाड़ा, खास करके परासिया की अगर बात करें तो वहां की राजनीति आप किस तरह से देखते हैं? अच्छे विधायक हम चुनाव पिछले 3 साल से हमारा दल हार रहा है, पिछले 3 पंचवर्षियों से। यह हमारे लिए निराशाजनक बात है जी। चूक हमसे कहाँ हो रही है, शायद वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम मतलब मैं अकेला नहीं, हमारा दल ये समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सब भगवामय है, सब भाजपामय है, और हमारे यहाँ विधायक नहीं है, ये बात मन को कचोटती है। पिछली पंचवर्षी हमारी शायद अच्छी नहीं गई, विधायक भी हम नहीं जिता पाए। लोकसभा चुनाव में हमने सबसे ज्यादा वोटों से माननीय बंटी साहू जी को चुनाव में विजय सिद्धि हमारी विधानसभा से दिलाई जी, ये हमारे लिए सफलता है। पर हम नगरीय निकाय, इसके पहले हमारे पास 4 थे, इस बार 1 है। हमारे पास पार्षदों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इस बार कम है। पहले हमारे जिला पंचायत में ज्यादा सदस्य थे, इस बार 2 ही हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ी चिंता का विषय तो है, पर हम उसमें, पार्टी लगातार उसमें काम कर रही है और ये निश्चित तौर पर आगे सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। जो हमारी कमियां, जो हमारी कमजोरी है, उसको पार करते हुए सफल होंगे। अभी ठीक नहीं है। मैं मेरे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग बता पाए कि कहाँ कमी हुई है कमेंट सेक्शन में,
तो हम उस बारे में बात कर सकते हैं। भैया, मैं ये जानना चाहता हूं कि राजनीति और रोजगार, अगर इसको एक ही पहलू में देखना चाहे तो क्या किया जा सकता है? मतलब राजनीति से रोजगार, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये मुमकिन देखिए, नहीं कि राजनीति के माध्यम से आप रोजगार प्राप्ति करें। अगर आपने राजनीति को रोजगार बना लिया ना, यहीं से विसंगति चालू होगी। फिर आप समाज के लिए नहीं, खुद के लिए राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब जब व्यक्ति खुद के लिए राजनीति करेगा तब तक समाज का हित होगा। राजनीति समाज के हित की होनी चाहिए। इसलिए रोजगार आपका अपना होना चाहिए, आपकी कमाई के साधन अलग होना चाहिए, और राजनीति तो सेवा का ही माध्यम होना चाहिए, सेवा का ही कारण बनना चाहिए। आपके राजनीति के सफर में मैंने जब कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके कुछ करीबी थे, अपने थे, उन्होंने ही आपको धोखा दिया। तो मैं उसको धोखा नहीं मानता। देखिए क्या होता है, आपने वो कहानी सुनी होगी कि वो एक बिच्छू था, एक साधु को बार बार डंक मार रहा था, और साधु उसको उठाकर अलग कर देते थे जी। किसी ने बोला कि महात्मा, आप बार बार आपको डंक मार रहा, आपकी मृत्यु भी हो सकती, बाजू में पत्थर पड़ा उसको मार दो। उन्होंने कहा कि ये बिच्छू है, डंक मारना उसका स्वभाव है, उसका काम है, वो उसका स्वभाव नहीं बदल रहा है। मैं साधु हूं, किसी को अभय दान देना मेरा स्वभाव होना चाहिए। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, मैं क्यों बदलूंगा? तो मैं उसको धोखा नहीं मानता। ऐसे लोगों का स्वभाव होगा तो अपने स्वभाव के अनुरूप चल रहे हैं। मेरा स्वभाव कि राजनीति में सब प्रकार के लोग मिलेंगे। राजनीति क्या है? लोगों का समूह है ना। अब जब समूह है तो सब प्रकार के लोग होंगे। आप अच्छे अच्छे की उम्मीद कैसे करेंगे? सही बात है भाई, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू ये राजनीति में नहीं चलता। आपको तो सब कुछ, आपको तो जहर भी गरल करना है, चलता है ये सब होगा। ये मैंने सुना आपकी साहित्य में भी बहुत रुचि है। बहुत ज्यादा है। कुछ बताइए प्लीज। मेरे ख्याल से हर बार कवि सम्मेलन कराना, मेरी रुचि को अपन कवि सम्मेलन में जाकर कविता पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो वही करके अपनी रुचि को कहते हैं। पढ़ने का शौक बहुत था। अब तो सब चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा हो गई हैं, पर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं पहले छोटा था और भोपाल जाता था, चाहे वो विद्यार्थी परिषद के अग्रसेन चौक वाले कार्यालय में जाता था, या फिर बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बहुत साल, मैंने करीब 2.5 साल माननीय प्रभात झा जी का पुण्य स्मरण करना चाहूँगा, उनके सहायक के रूप में भी काम किया। तो अर्चना प्रकाशन एक था जहाँ राष्ट्रवादी साहित्य पढ़ता था, पर यह था कि एक तरफा साहित्य पढ़ता था। तो वहाँ से पुस्तकें लाना, उनको पढ़ना। फिर हमारे परासी में एक एकलव्य लाइब्रेरी होती थी जी, वो, और साहित्य में ही रुचि थी। शायद इसका ही परिणाम था कि पहली बार परासिया में भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में विजय श्री प्राप्त करी थी श्रीमती करमजीत कौर जी, बहुत अच्छी महिला नेत्री हैं हमारी। वो नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी। हम उस समय थोड़ा राजनीति के नए नए थे और अच्छी हमारी बात अच्छे से सुनी जाती थी। तो मैंने जिद करके नगर पालिका से एक लाइब्रेरी खुलवाई थी, दीनदयाल वाचनालय के नाम पर जी। तो मेरे पास खुद का भी बहुत बड़ा स्टॉक था पुस्तकों का। फिर एक सहयोग पुस्तकालय था, उसकी पुस्तकें लाके तो वो उसको चालू कराया था। कविताएं लिखने का भी शौक था। पॉलिटेक्निक में जब मैं पढ़ता था तो हमारे वार्षिकोत्सव में कविता पाठ में तो प्रथम स्थान तय रहता था कि आप लोगों को मिलना है। फिर समय समय के बाद में समय की व्यस्तता ने उस शौक को कहीं मार दिया। भैया, हम भी अपनी पूरी कन्वर्सेशन में 3 से 4 बार अपना कवि सम्मेलन को लेकर बात हुई। आपकी कोई ऐसी कविता जो आपको हो कि आप सुनाना चाहें? मैंने हर तरह की कविताएं लिखी। आपकी सबसे खास जो हो? मैं अटल जी की जो 51 कविताएं जी, उसको बहुत पढ़ा। कविता का संस्करण उनका प्रिंटेड तो बाद में आया। पहले जब कैसेट का जमाना था तो उसका पूरा रिकॉर्डिंग थी उनकी आवाज में। अच्छा। तो वो लगभग रट गई थी मुझे। मैं इतना सुनता था उनको, अटल जी को, और अटल जी कविताओं का फैन था। हरिओम पवार जी को बहुत सुनता था मैं। तो अटल जी की वो कविता कि किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी, यह समय का प्रवाह चली उफनती प्रखर जवानी,
युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी ना हारा, एक निमष की बात नहीं ये चिर संघर्ष हमारा। ऐसी बड़ी जानदार जानदार, मतलब हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी की इन कविताओं को सुनो तो रोंगटे खड़े होते हैं। उस समय परमाणु बम की बड़ी धमकी होती थी कि या मस्त ये परमाणु बम पर हिम्मत कौन दिखलाएगा, इनको चलाने बोलो क्या बाप तुम्हारा आएगा। अरे बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उसको वरना फिर भड़क उठेगा सारा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगा, पाकिस्तान के कोने कोने में महाप्रलय हो जाएगा, फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ऐसी मेरी रोंगटे खड़े हो गए भैया अभी। फिर मैंने प्रेम की बड़ी कविताएं लिखी कि मैं प्रेम में था, तो प्रेम की कविताओं की तरफ गया और उसमें बड़ी मौलिक कविताएं थी हमारी कि मैं ये तो नहीं कहता कि सितारों से तेरी मांग भर दूंगा, मैं ये भी नहीं कहता कि चांद को तेरी बिंदिया कर दूंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा तुझे सुनहरे सतरंगे ख्वाब, मैं नहीं कर सकता तुझसे वादे बड़े बड़े, पर हाँ अगर तुम्हें यकीन है कि मैं वही हूँ जिसका था तुम्हें इंतजार, तो बस इतना ही कह सकता हूँ, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि तेरे हर गम को अपने सीने से लगा लूंगा, अपनी हर खुशी को तेरे कदमों में बिछा दूंगा और निभाऊंगा वफा मरते दम तक। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, बस इतना ही, अगर तुम साथ दो तो। ये आपने लिखी है जी, बहुत शानदार। भैया मुझे याद है नगर पालिका का जिस समय आपने चुनाव जीता था और उस समय ये बात करी गई थी कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। सरकार भी आपकी है, नगर पालिका में भी आप हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हो रहा है इस बात से मैं इनकार इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने खुद ने शिकायतें की हैं जी, और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस दल में हूं जहां पर अगर कोई अपना भी गलती करे तो उंगली उठाने का अधिकार आपको है। मैं अगर अभी कांग्रेस में किसी और राजनीतिक दल में होता तो मैं तो बोल ही नहीं पाता। तो हमने कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए। बिल्कुल। राजनीति में भ्रष्टाचार जो है, मोदी जी सिंगल लाइन में कि अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति होनी चाहिए, हम उनको मान रहे हैं। हमारे आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सबने सिखाया कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए ही राजनीति करना है। तो उस नाते अगर हमें कुछ गलत होता दिखेगा तो क्या हमें ये देखना है कि ये हमारे दल का है कि नहीं है? कांग्रेसी होगा तो विरोध करेंगे और भाजपाई होगा तो नहीं करेंगे। तब फिर मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ, मैं उस राजनीति के साथ गलत कर रहा हूँ, मैं अपने आदर्श पुरुषों के साथ गलत कर रहा हूँ जिन्होंने इस मार्ग को सत्य दिखाया था जी। तो मैं ये वो काम कर रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिखाई और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे करने के लिए दिया है कि यहां पर कुछ कहीं पर भी गलत होता दिखे तो उसको ठीक करना है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो हमने उस चीज को जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी नजरों में लाया कि नहीं होना चाहिए। हम हस्तिनापुर के राज सिंहासन के समक्ष बैठे उस सभासदों की तरह नहीं है कि द्रौपदी का चीरहरण को आंखें बंद कर कर देखते रहेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय आपका एक भाषण बहुत फेमस हुआ था, विकास की गंगा। वो गंगा कई घरों में गई, जितनी जगह गई वहां भ्रष्टाचार होता गया, पर वही गंगा जिस घरों में गई वहां के कई लोग आज आपकी पार्टी में आ गए हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो विकास की गंगा नहीं, मैं बोलता था कि भ्रष्टाचार की गंगा, सॉरी। और वास्तव में बड़ा कई चैनलों में भाषण भी चला था और ये भी सही है कि जिन घरों का मैं नाम लेता था उसमें से अधिकतम घराने आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता हैं। मैंने पूर्व में भी कहा कि हर घर भाजपा, ये नारा हमको मिला जी। हमने भाजपा का झंडा उठाया और हर घर में भाजपा लग करा। तो आएंगे तो हर घर जब भाजपा होगी तो आएंगे तो इनमें से लोग ना, नए तो पैदा होंगे नहीं, ये लोग आएंगे। पर किस पर क्या आरोप कब लगे थे ये उनका इतिहास था जी, उसको वहीं पे हमने छोड़ा। जब हमारे पास आए हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुरूप, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के अनुरूप
और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, उस पर वो कैसे चल रहे हैं। तो मुझे गर्व है इस बात का कि जो लोग यहाँ पर आए तो भाजपा के अनुशासन में वो लोग हैं। देखिए, एक खबर मैंने अखबार में पढ़ी थी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय दीपक सक्सेना जी को लेकर थी। ये कहा गया कि जिनके घर में दरबार लगता था वो आज मिठाई लेकर घर घर जा रहे हैं। जी, क्या इस बात की आलोचना होनी चाहिए? नहीं, मैं उस खबर को खारिज कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि वो दरबार ही इसलिए लगता था कि तब वो कांग्रेस में थे। बिल्कुल। और ये दरबारी संस्कृति कांग्रेस की संस्कृति है। पर जब भारतीय जनता पार्टी मेरे दल में आए तो मेरा दल ये बोलता है कि 2 कदम बढ़कर आपको सबके पास जाना है। बिल्कुल। तो ये परिवर्तन उनमें दिखा ना, यही भाजपा है और यही अंतर लाना है। यही सोच और नजरिए का अंतर है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अतीत किसका क्या था उस पर हम बिल्कुल नहीं। हम तो हमारे पास जब आए तो आप भी देख रहे हैं और समाज भी देख रहा है कि भाजपा क्या चाहती है, वैसे सब है। इसलिए हम खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी स्वीकारा कि माननीय दीपक सक्सेना जी हमारे नेता हैं और उनके जैसे बहुत सारे लोग, माननीय अमित सक्सेना जी हैं, हमारे यहाँ नरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, अखिलेश शुक्ला जी हैं। तो जितने लोग आज आप देखो, राजा कमलेश शाह जी विधायक हैं, घर घर जा रहे हैं क्योंकि भाजपा है जो घर घर जाएगी जी। वो कांग्रेस थी जो दरबार लगाती थी। तो यहां आए तो हमारे जैसे हैं और हमारे जैसे हैं तो हमारे हैं। सही बात है। और जिस दिन हमारे जैसे नहीं होंगे खुद अपने आप अलग हो जाएंगे। बिल्कुल। चाहे वो आए वाले हो या फिर यहां स्थापित वाले हो, जो भाजपा के जैसा नहीं रहेगा वो अलग हो जाएगा। भैया, आपका जो कलम के मित्र हैं, जैसे पत्रकार हो गए, जो लेखक होते हैं, उनसे आपका जो कनेक्शन है वो हमेशा से ही जुड़ा रहता है, उसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें तो। मतलब अगर मैं राजनीति में नहीं होता ना जी। ये पक्का है कि मैं पत्रकार होता। अच्छा। मैंने जब भोपाल में रहता था, भाजपा कार्यालय में रहा, तो माननीय प्रभात जी के आदेश, प्रभात जी के आदेश पे ही मैं स्वदेश अखबार में संपादकीय सहायक के रूप में भी काम किया। जी। मेरी रुचि साहित्य में है और खबरों में है। तो जहां रुचि होती है तो वैसे लोगों से मेल जोल तो रहते ही है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि अच्छी चीज है। किसी को जुआ खेलने की लत होती तो वो जुआरी से मिलता जुलता रहता है, किसी को शराब पीने की लत है तो वो शराबियों से मिलता है। मेरी रुचि साहित्य में है तो ये साहित्य जगत के लोगों से मिलना जुलना और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लंबी लंबी चर्चाएं इनसे होती हैं और समाज के बारे में, विषय में चर्चा होती है। तो क्या हम कर सकते हैं और क्या होना चाहिए, खुली चर्चाएं। मैं कई बार कांग्रेसियों के साथ भी बैठता हूँ जी। और अच्छी चर्चा होती है, स्वस्थ चर्चा होती है। कुछ लोग हैं कांग्रेस में भी जो इस स्वस्थ चर्चा को करते हैं, तो मेरे रुचि के अनुरूप है, इसलिए उनके साथ उठना बैठना होता है। खबरें भी होती हैं तो कई खबरों का आदान प्रदान भी हो जाता है। जी। ये जैसे राजनीति में गुटबाजी चलती है, छिंदवाड़ा में मैं देखता आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से सबको ही पता है कि 2 गुट चल रहे हैं छिंदवाड़ा में। आप किस गुट में हैं? मैं कार्य करता हूँ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। जो नेता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के विचारों से बंधा मानता होगा, मैं उसके समीप हूँ। ये सवाल बड़ा टेढ़ा है। तो किसी ने कहा था, तो मैं ही कह दे रहा हूं कि मैं तो अनुज हूं, मतलब छोटा हूं। मैं तो अनुज हूं, कहीं भी सर झुका लूंगा, पहले सब बड़े मिलकर तय कर लें तुम में बड़ा कौन है। सही बात। बहुत खूब। मुझे जितनी जानकारी मिली है, शहर में कुछ ही ऐसे नेता हैं जिनकी बहुत ऊपर तक पहुंच है, पकड़ है, बात होती है। ये कैसे हुआ आपका? पहुंच और पकड़ तो नहीं मानता, मगर बात होती है आपकी, लोग जानते हैं आपको। लोग जानते हैं जी। उसका कारण ये रहा कि मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम किया तो मैंने प्रांत लेवल पे काम किया। तब जैसे विष्णुदत्त शर्मा जी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे जी, वो हमारे उस समय प्रांत के संगठन मंत्री थे।
माननीय सूर्यकांत केलकर जी हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री, मैं उनके बड़ा निकट था, वो मेरे को बड़ा चाहते थे, स्नेह था उनका मेरे प्रति। शिवराज जी उनके तैयार किए कार्यकर्ता थे, उनके कारण से उनसे परिचय बना। ओके। अभी भैया जैसे मैंने एक चीज सुनी थी, माफी चाहूंगा, जब आपकी श्रीमती जी नागपुर में एडमिट थी तो मोहन भागवत जी आए थे मिलने। जी, ये सुखद संयोग है, और मेरे मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे कोई पुण्य प्रताप थे। पूजनी भागवत जी जैसे लोग ये देवतुल्य लोग हैं, इनको तो देख लेना ही अपने आप में, और उनका आशीर्वाद देने आना, श्रीमती जी के सिर पे हाथ रखना, और ये सब जीवन के पुण्य प्रताप हैं कि इतने महान लोगों से का आशीर्वाद साथ चलता है जी। और यही शक्ति भी है, यहीं से ऊर्जा आती है। इसलिए बाधाएं और विपत्तियां जो हैं ये छोटी लगती हैं। तो इन सब लोगों से संपर्क, और मेरे को घूमने का बहुत शौक। मुझे याद है कि मैं माता वैष्णो देवी की यात्रा मेरे को लगता है करीब 40 से ऊपर बार कर चुका, और फिर जितने बार वहां जाता हूं तो फिर उत्तर में कहीं ना कहीं साथ में भी जाता हूं। इधर भी मैं घर में बहुत कम सोता था जब मैं यहाँ भी रहता था, जब तक मेरा जिम्मेदारियाँ। फिर कभी काम के सिलसिले में भी, जब मैं प्राइवेट नौकरी किया करता था, कुछ अब विवाह होने के बाद में थोड़े संघर्ष के दिन भी चले, तो भोपाल में नौकरी करी, इंदौर में नौकरी करी, तो ज़्यादा घूमना फिरना, फिर परिचय, फिर भाजपा संघ कार्यालय में रहना, भाजपा के कार्यालय में रहना। तो पर यह रहा ईश्वर की बड़ी कृपा है। इस बात में मैं मानता हूं कि जिनसे संबंध कभी बने वो आज भी जीवंत हैं। भैया इस पूरी कन्वर्सेशन, जितनी मेरी आपसे कन्वर्सेशन हुई है, आप बहुत बेपाक तरीके से बात करते हैं जी, इसके पीछे क्या कारण है? ये तो स्वभाव है। इसका लाभ हमेशा पार्टी को भी मिला और नुकसान मुझे, कि जब भाषण देने हैं कहीं, अच्छा बोलना है, तो ये व्यवहार की पार्टी के लिए हित का कारण बनती है। इसलिए अलग अलग चुनावों में, अलग अलग चीज़ों में, मतलब या तो प्रशिक्षण वर्ग हो तो सत्र लेने दूसरे जिलों में भी भेजे जाते हैं, भाषणों में लगातार, चुनावों में रोज ही देना पड़ते हैं, नुकसान मुझे झेलने पड़ते हैं कि बोल जाते हैं। राजनीति में तो चतुराई से बोलना आना चाहिए। तो आपको इसका अफसोस नहीं होता कि मैं इतना बेपाक बोलता हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए? अब 48 के हो गए हैं, नया कुछ सीखने की उम्र बची नहीं। तो जो है वो हैं। तो ये है कि अपने मन से बड़े प्रसन्न रहते हैं कि हमारे पास दोहरा चरित्र नहीं है। हमको अगर आप अच्छे लग रहे हो तो आपको हम अच्छा ही बोलेंगे। हाँ, इस बात से थोड़ा बचने लगे हैं कि अब बुरा नहीं बोलेंगे, किनारे हो जाएंगे। तो इस बात का संतोष है और रहेगा कि चरित्र दोहरा नहीं है। अगर आप मेरे मित्र हैं तो आपको पता रहेगा कि आप मेरे मित्र हैं, और अगर मैं आपको पसंद नहीं करता हूं तो आपको ये भी पसंद रहेगा, पता रहेगा कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूं। ये बहुत कम लोगों के अंदर क्वालिटी होती है। इसका मतलब मैं आपके लिए धोखेबाज नहीं रहूंगा। मैं कुछ समय पहले परासिया में एक मेडिकल, मैं उसको बोलता हूँ बहुत बड़ी इमरजेंसी खड़ी हुई जब एक कफ सिरप वाला कांड हुआ। एंड मुझे जितनी जानकारी है, नागपुर के डॉक्टर ने आपको ही कॉल करके बताया और आप इसके विसल ब्लोअर बने थे। ऐसा कैसे कि नागपुर के डॉक्टर को संयोग था कि उन्होंने आपको कांटेक्ट किया? क्या था उसके पीछे? देखिए, एक तो वो त्रासदी जो आई थी जी, बहुत दुखद घटनाक्रम है। मतलब 21-22 बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे, मासूम, उनका चले जाना वो अत्यंत दुखद है। मतलब जिन आंगनों में किलकारियां गूंजती थी वहां आज भी सिसकियां गूंज रही हैं। और रही बात कि मुझे कैसे पता चला था, मैंने आपसे इसके पहले कहा था कि ईश्वर की कृपा है जी, कि जिनसे जब संबंध बने तो वो आज भी जीवंत है। डॉक्टर राजेश अग्रवाल हैं, कलर्स हॉस्पिटल नागपुर में संचालित करते हैं। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो डिलीवरी नागपुर हुई थी, और उनके हॉस्पिटल में वो इलाज के लिए पैदा होते ही से उसे भर्ती करना पड़ा था। तब मैं पहले संपर्क में आया था। आज मेरा 18 साल का बेटा हो गया है,
और संबंध आज भी जीवंत है, ईश्वरी कृपा है। उनकी जानकारी में आया तो उनको लगा, और वो मुझे बेहतर जानने लगे इस पूरे 18 साल के कार्यकाल के बीच में, और उनको पता है कि मैं समाज को लेके कैसा सोचता हूँ, क्या करता हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे चिंता के साथ बताया था कि किसी दवाई के कारण से ऐसा हो रहा है। कौन सी दवाई से हो रहा है ये नहीं पता, पर हो दवाई से रहा है जी। और ये कोई एक डॉक्टर होंगे जो ये दवाई को लिख रहे होंगे, कोई मेडिकल शॉप होगी जहां पर ये दवाई बिक रही होगी, तो ये पता लगवाओ, वहां जिम्मेदारों को बताओ, नहीं तो ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। उन्होंने अपनी सजगता का परिचय दिया था और चिंता थी, क्योंकि मैं खुद, मेरी श्रीमती जी भी नागपुर में ही एडमिट थी उस समय अभी, तो मैं नागपुर में ही था, तो मैंने फिर स्थानीय प्रशासन को उस बारे में अवगत कराया था। और अच्छी बात यह थी कि प्रशासन ने उसमें अच्छा काम किया, और मैंने जब अवगत कराया था उसके 4-5 दिन बाद ही वो जांच होके ये भी पता चल गया था कि कोल्ड ड्रिप जो सिरप है उस कारण से हो रही है, और उसको बैन करने का निर्णय लिया था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने। तो बहुत जाने बच गई, ईश्वर की बड़ी कृपा है, पर जो गई हैं वो अत्यंत दुखद है। इसमें कई लोगों का कहना था कि इसमें डॉक्टर की भी गलती है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वैसे विशेषज्ञ नहीं हूं जी, पर हाँ, मैं इतना जरूर चाहूंगा कि जिसकी गलती होगी उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष है वो बच जाना चाहिए। बिल्कुल। उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। भैया, एक आखिरी सवाल आपसे। हाँ, आपका राजनीति सफर जो गया है उसमें आगे आप भविष्य अपना किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक तो राजनीति में ये कोई लक्ष्य तय करके नहीं किया जाता जी। खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, कि मैं लक्ष्य तय कर लूं क्या मेरे को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी क्या बनना है, इसके लिए कर रहा हूं क्या? नहीं, मैंने बताया कि मैं बहुत छोटी उम्र से जब आया था, मैं एक कार्यकर्ता भाव से जुड़ा व्यक्ति हूं। राजनीति में वो करना चाहता हूं जो मेरे संगठन मुझसे अपेक्षा करता है। जी। वो अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं जिसमें संगठन में से अपेक्षा नहीं करता। तो मेरी भूमिका राजनीति में क्या होनी चाहिए, यह तय करेगा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। जी। मेरा काम है काम करते चले जाना, जिसमें मैं सतत लगा हुआ हूं। जो भूमिका मेरी तय की जाएगी, उस भूमिका को जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरी प्रतिबद्धताओं के साथ उसका निर्वहन करना, यह मेरा दायित्व है। तो भूमिका क्या होगी यह तय करेगा संगठन। उस तय की भूमिका का निर्वहन करने का काम मेरा है। भैया, माफी चाहूंगा, ये वाला मेरा आखिरी सवाल रहेगा। मैंने ये चीज सुनी है कि आपको जो नगर पालिका से जो भत्ता प्राप्ति होती है वो आप 1 रुपए अपने घर पे नहीं लेके जाते, वो वहां के कर्मचारियों को ही दे देते हैं। और मैंने ये किसी और नेता के बारे में नहीं सुना है, तो ये सोच कैसे आई आपके अंदर? पता नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको शायद जानकारी होगी, मैं आरएसएम सब इंजीनियर था, सरकारी नौकरी में लग गया। जी। फिर 2.5 साल नौकरी करके छोड़ दी, क्योंकि 1.5 साल में ही मुझे ये लगने लगा था कि मैं इस नौकरी के लिए नहीं बना हूं। दूसरा कारण ये भी था कि 19-20 हजार रुपये कुछ तनख्वाह थी, और उतने में पूरा होता नहीं था। और जब मैं ये बात बोलता था, किसी मित्र से बात करता था कि मैं सब इंजीनियर वाली नौकरी छोड़ना चाह रहा हूं, बोले क्यों? मैंने कहा तनख्वाह बहुत कम है, इसमें पूरा नहीं हो रहा। तो वो सहज ही बोलता था कि वो तनख्वाह निकालता कौन है? मैं बोलता था कि नहीं, मेरे को भ्रष्टाचार नहीं करना है। देखिए, संघ के विचारों से मैं दिखावे के लिए नहीं जुड़ा हूं। एक बड़ी बात है कि संघ में आना और आप में संघ का आना, ये दोनों में अंतर है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैं संघ में नहीं आया हूं, संघ कुछ कुछ मेरे अंदर आया। संपूर्ण आ जाए तो मैं तो मैं भ्रष्टाचार नहीं करता था। मुझे घूस नहीं लेनी है, तनख्वाह से काम करना है। तो आज भी जब मैं काम करता हूं, मैं आज प्राइवेट बिल्डिंग वर्क करता हूं, अपने निर्माण कार्यों के प्रति पूरी ईमानदारी बरतता हूं, इसलिए कि संघ में रह के सीखा कि आप जिस काम को करोगे उसको प्रामाणिकता के साथ करना है। तो अब मैंने जब चुनाव लड़ा था
तो मैंने इसलिए नहीं लड़ा था कि मुझे 3600 रुपये महीने का मानदेय मिलने लग जाएगा जी। मैंने इसलिए लड़ा था कि पार्षद बन के प्रत्यक्ष कुछ करने की भूमिका मेरी तय होगी, मैं और बेहतर कर पाऊंगा राजनीति में जो करना चाहता हूं। तो जिस चीज के लिए मैंने तय नहीं किया था वो उसमें अधिकार मेरा कहां है। इसलिए मैंने घोषणा करी कि नगर पालिका का एक भी रुपया मैं अपने निजी काम के लिए खर्च नहीं करूंगा। इसलिए मेरा जितना मानदेय होता है वो या तो कर्मचारियों को बांटना है या किसी के इलाज में खर्च करना है, और मैं इसको प्रामाणिकता के साथ में बाय चेक करता हूं कि मुझे भी ये गलतफहमी ना हो जाए कि मैंने कर दिया, मुझे भी लिखा पढ़ी में ही पता रहे और डॉक्यूमेंटेड चाहिए कि मैंने जितना आया था उतना किया। इसी का परिणाम है हम लोग जब हमारी नगर पालिका की बैठक होती है तो मैंने आज तक नगर पालिका की बैठक में जो चाय और नाश्ता आता वो भी नहीं किया, क्योंकि अगर ये संकल्प लिया कि नगर पालिका का एक रुपया भी अपने काम का नहीं है और अपने पास नहीं आना चाहिए, तो वो समोसा भी नगर पालिका के पैसों से आ रहा है। सही बात है। इसलिए मैं वो नाश्ता भी नहीं करता हूँ। इसलिए मैं नगर पालिका में बैठकर किसी के चेम्बर में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएमओ किसी के चेम्बर में बैठा हूँ तो मैं उनकी चाय नहीं पीता। अगर कोई बोले कि भाई कैसे बनना चाहते हो, तो परम पूजनीय मोदी जी हैं और हमारे यहाँ तो बहुत सारे हैं, पर अगर मैं निकट के कोई नेता के अगर देखूंगा जी तो माननीय प्रहलाद पटेल जी जैसा नेतृत्व और उनके जैसे विचार मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। बहुत कुछ सीखने मिला आज आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय आपको। निकालने के लिए।